वेलकम बैक माय यूट्यूब फैमिली एंड ओलू स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप सभी? आइए बहुत अच्छे से होंगे और सभी अपनी तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो जीके जीएस के टेस्ट सीरीज में आप सभी का स्वागत है और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आप सभी की दोस्त अभिलाषा राजपूत, आप सभी के प्यारे यूट्यूब चैनल रिजल्ट तक पर। तो स्टूडेंट अब तैयारी होगी हमारी जीत की। तो जैसा कि स्टूडेंट आप सभी को मालूम है कि हम जो पर डे अपनी सीरीज चलाए हैं एडुटेरिया की, इस एडुटेरिया की सीरीज में हमने आपके लिए क्वेश्चन किए हैं शामिल, जिसमें हम आपके लिए टॉप 50 क्वेश्चन इसमें शामिल करते हैं। आज हमारा टेस्ट नंबर 19वें नंबर का टेस्ट क्रम है, यानी कहने का मतलब है कि 18 टेस्ट पेपर हम लगा चुके हैं और इसमें आपने 50 क्वेश्चन भी देखे होंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो फिर चैनल को बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और सब्सक्राइब भी करना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना है, और पीछे जितनी भी क्लास हो चुकी है वो सब आप पूरी कर लीजिएगा और साथ में सीरीज के साथ भी जुड़ जाइएगा। और जितने भी बच्चे को ये क्लास अच्छी लग रही है, जितने भी मेरे मित्रों की क्लास अच्छी लग रही है, दोस्तों की क्लास अच्छी लग रही है, तो क्लास के अच्छे से क्लास कीजिएगा और अपनी कमेंट भी कीजिएगा। तो चलिए बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना करते बढ़ते अपनी नेक्स्ट सेशन की तरफ। तो आज के क्वेश्चन आप सभी को दिखने वाले हैं, काफ़ी अच्छे और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो आज हमारा जो सेट नंबर है ये 19वें नंबर का सेट नंबर है। 18 सेट पेपर हम कर चुके हैं। डेली एक सेट करते हैं जिसमें टॉप 50 क्वेश्चन हम शामिल करते हैं और ये रोज़ हमारा सेट जो होता है सुबह 10 बजे होता है। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर आ गया है। स्टूडेंट, अगर आप यूपी पुलिस 2024 री एग्जाम कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो उसका हमने घटना चक्र की सीरीज चलाई है, टॉप सीरीज, वो हम करते हैं शाम के 6 बजे। तो अगर आप वहाँ करना चाहते हैं तो टॉप 75 क्वेश्चन मैं आप सभी के साथ वहाँ पर डिस्कस करती, तो आप वहाँ पर भी जुड़ सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन आप सभी पढ़िएगा और अपनी स्क्रीन पर इस क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने आ गया है। पहला क्वेश्चन है, तो पहला क्वेश्चन आप सभी को पढ़ना है और पढ़ने के बाद इसका आंसर देना। तो पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है स्टूडेंट, पहला क्वेश्चन को रीड कीजिएगा और आंसर कीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, किसी क्षेत्र को मरुस्थल माना जाता है यदि। ऑप्शन नंबर 1 है आपके सामने, जहां बालू के टीलों की प्रधानता हो। ऑप्शन नंबर बी, तापमान 42 सेंटीग्रेड से अधिक हो। या ऑप्शन नंबर सी, वार्षिक जो वर्षा हो वो 25 सेंटीमीटर से कम हो। या इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट, किसी क्षेत्र को मरुस्थल क्षेत्र माना जाता है, क्यों, वहाँ पर क्या कारण हो सकता है, वही क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं। तो आप बताएंगे ऑप्शन नंबर के सी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। जहाँ पर 25 सेंटीमीटर से कम की बारिश होती है वहाँ पर क्या है, मरुस्थलीय क्षेत्र माना जाता है। जैसे कि हमारे यहाँ थार का मरुस्थल है, वो आपको पता होगा, वहाँ पर क्या है 25 सेंटीमीटर से कम की बारिश होती है। तो ऑप्शन नंबर के सी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 रीड करेंगे कि दिए गए विकल्पों में कौन यमुना की सहायक नदी नहीं है। चंबल नहीं है, केन नहीं है, घग्गर नहीं है, बेतवा नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आप मुझे देंगे सही जवाब। तो स्टूडेंट, जैसे कि आपको पता है घग्गर नदी क्या है, ये चंबल की सहायक नदी नहीं है। घग्गर किसकी सहायक नदी है, तो आप बताएंगे घग्गर हम गंगा की सहायक नदी नहीं है। तो आप सभी को तो ये मालूम चल गया होगा कि घग्गर सहायक नदी नहीं है। तो यमुना नदी की जो सहायक नदियां हैं आप याद करेंगे, चंबल, सिंध, बेतवा और केन। ये 4 नदी जो होती हैं ये होती है हमारी यमुना नदी की सहायक नदी, और ये यमुना नदी में शामिल होते हैं और यमुना नदी गंगा में जाकर शामिल हो जाती हैं। तो चंबल, सिंध, बेतवा, केन गंगा नदी से डायरेक्ट नहीं जुड़ती हैं, पहले यमुना से जुड़ेंगी और यमुना ये गंगा में मिल जाती है। तो ऑप्शन नंबर के सी हमारे क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 आप सभी के सामने है कि किस दर्रे से होकर ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। बोमडिला दर्रा, यांगयाप दर्रा, दीफू दर्रा, या डी हो जाएगा ए और बी दोनों। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आप मुझे आंसर बताएंगे, यांगयाप दर्रे से क्या है, ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। और यांगयाप दर्रा कहाँ है, तो आप बताएंगे अरुणाचल प्रदेश में यांगयाप दर्रा है। और अरुणाचल प्रदेश पूर्वोत्तर राज्य का सबसे पूर्वी राज्य भी है ये हमारा, और यहीं से क्या है, ब्रह्मपुत्र नदी प्रवेश करती है अरुणाचल प्रदेश में। तो ये हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा यांगयाप दर्रा, ऑप्शन नंबर के बी। क्वेश्चन नंबर 4 है, 19 ईस्ट रीच कहाँ पर स्थित है। 19 ईस्ट रीच कहाँ पर स्थित है, हिंद महासागर में है, अंटार्कटिक महासागर में है, प्रशांत महासागर में है, या अरब सागर में है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का दीजिएगा राइट जवाब। तो आप बताएंगे 90 ईस्ट रीच कहाँ पर है, हिंद महासागर, ऑप्शन नंबर के राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने आ गया है कि भारत में गरीबी निर्धारण हेतु योजना
आयोग ने किस वर्ष सुरेश तेंदुलकर समिति का गठन किया था? 2002 में, 2004 में, 2007 में या 2009 में? तो क्वेश्चन नंबर 5 का देंगे आप सही जवाब कि भारत में गरीबी के निर्धारण के लिए योजना आयोग ने किस वर्ष सुरेश तेंदुलकर समिति का गठन किया था? तो आप बताएंगे ऑप्शन नंबर के भी 2004 में गठन किया गया था। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर के बी। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं कि दिए गए प्रश्नों का सही मिलान कीजिए। एक तरफ दिए हैं आपको सेक्टर और दूसरी तरफ दिए हैं उनके प्रोडक्शन कि किस सेक्टर के अंदर किस चीज़ का प्रोडक्शन किया जाता है। तो एक तरफ दिए हैं क्षेत्र और एक तरफ दिए हैं उत्पादन। तो आपको क्या है इनका सही मिलान करना है कि प्राथमिक क्षेत्र में क्या आता है, द्वितीयक क्षेत्र में क्या आता है और तृतीयक क्षेत्र में क्या आता है। सलाहकारी संस्थाएं, मधुमक्खी पालन और जूतों का कारखाना। तो स्टूडेंट देखिए प्राथमिक क्षेत्र में वे आते हैं जहाँ पर क्या है हम कृषि संबंधित जो इतने भी हमारे उद्योग होते हैं उसको हम प्राथमिक क्षेत्र में रखते हैं। तो ए का मिलान करेंगे हम 2 से यानी कि मधुमक्खी पालन से। अब चलते हैं द्वितीय क्षेत्र में। द्वितीय क्षेत्र में क्या होता है, हम जो है ना किसी भी चीज़ का निर्माण करते हैं यानी किसी चीज़ को प्रोडक्ट को बनाते हैं। तो जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा जो द्वितीय सेक्टर हो जाएगा सेकेंडरी सेक्टर, वहाँ पर क्या हो जाएगा जूतों का कारखाना। और तृतीय सेक्टर हो जाएगा हमारे सेवा, जो सहकारी संस्थान होते हैं ये हमारी किसी ना किसी प्रकार से सेवा करते हैं। तो जो हमारा बनेगा वो बन जाएगा 2, 3, 1। तो देखिए 2, 3, 1 कहाँ पर बनना है, तो आप बताएंगे ऑप्शन नंबर 1 में मिल रहा है 2, 3, 1। तो ऑप्शन नंबर के राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट स्लाइड हम सभी के सामने है कि पश्चिम बंगाल में रानीगंज प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर 1 लोहा अयस्क के लिए, ऑप्शन नंबर बी कॉपर उत्पादन के लिए, ऑप्शन नंबर सी सीसा उत्पादन के लिए या ऑप्शन नंबर डी कोयले क्षेत्र के लिए। तो पश्चिम बंगाल का रानीगंज प्रसिद्ध है क्यों? तो क्वेश्चन नंबर 5, 7 का आप मुझे जवाब देंगे। आप बताएंगे क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट आंसर हो जाएगा कोयला उत्पादन के लिए पश्चिम बंगाल का रानीगंज क्षेत्र बहुत प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन नंबर के डी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है आप सभी के सामने कि कार्बन टैक्स लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है, यानी कि कार्बन टैक्स किस देश के द्वारा लगाया गया था और वो वर्ल्ड का पहला देश बन गया था। आइसलैंड है, फिनलैंड है, जर्मनी है या ब्रिटेन है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का देंगे आप सही जवाब। आप बताएंगे फिनलैंड जो है जिसको झीलों का देश भी कहा जाता है, तो उसने क्या है सबसे पहले कार्बन टैक्स लगाने वाला विश्व का पहला देश बन गया। ऑप्शन नंबर के भी राइट आंसर हो जाएगा। और फिनलैंड की राजधानी हो जाएगी हेलसिंकी। और ये कौन से राष्ट्र में पड़ता है? यूरोप में पड़ता है। और यूरोप में उत्तर की तरफ सबसे टॉप पे पड़ता है। पहले आपको मिलेगा नॉर्वे, फिर मिलेगा स्वीडन, फिर मिलेगा फिनलैंड और फिर मिलेगा आपको डेनमार्क। तो इस प्रकार से ये क्या है स्कैंडिनेवियन कंट्री में आता है। तो फिनलैंड किस देश में मतलब कौन सी कंट्री के समूह में शामिल है? स्कैंडिनेवियन कंट्री में नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और डेनमार्क। इस प्रकार से चार देश आपको इस प्रकार से मिलेंगे। तो क्वेश्चन राइट आंसर हो जाएगा फिनलैंड और यहाँ हो जाएगा कोयला क्षेत्र के लिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है संविधान सभा के प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जे.आर. नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल या बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। तो संविधान सभा की जो प्रारूप समिति थे उसके अध्यक्ष कौन से? तो आप बताएंगे उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ऑप्शन नंबर के डी राइट आंसर हो जाएगा। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सही इसमें कितने 6 मेंबर और थे, यानी कि कुल इसमें 7 मेंबर थे। तो ये हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था किस देश के संविधान से लिया गया है, यानी कि हम जो जुडिशल रिव्यू आता है उसकी व्यवस्था हमने किस देश के संविधान से अडॉप्ट की है अपने भारतीय संविधान में। ऑप्शन नंबर 1 है अमेरिका के, ऑप्शन नंबर बी है ब्रिटेन के, ऑप्शन नंबर सी है आयरलैंड के या ऑप्शन नंबर डी है कनाडा के। तो आप क्वेश्चन नंबर 10 का दीजिएगा राइट जवाब। तो आप बताएंगे जो न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था है वो हमने ली है अमेरिका के संविधान से। ऑप्शन नंबर है हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जिसको बोलते हैं जुडिशियल रिव्यू। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर के अमेरिका। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आप सबके 11 सामने है कि वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? आर्टिकल 280, आर्टिकल 117, आर्टिकल 180 या आर्टिकल 368। तो आप बताएंगे जो वित्तीय विधेयक होते हैं उनके बारे में जो विशेष उपबंध है वो संविधान के कौन से आर्टिकल में दिया गया है या बताया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का देंगे आप सही जवाब। तो आप बताएंगे आर्टिकल 117 के अंदर वित्तीय विधेयक से संबंधित विशेष उपबंध दिया गया है। और आप बताएंगे वित्तीय विधेयक से संबंधित परिभाषा कौन से आर्टिकल में दी गई है, तब आप बताएंगे आर्टिकल 110 में।
आप बताएंगे आर्टिकल 280 में क्या है, आप बताएंगे जो केंद्रीय वित्त आयोग होता है वो किस में आता है, आर्टिकल 280 में। और आप बताएंगे जो आर्टिकल 368 है इसमें संविधान संशोधन की प्रक्रिया है जो हमने दक्षिण अफ्रीका के संविधान से अडोप्ट की है। हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर के बी। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं संविधान के किस भाग में उल्लेखित हैं, भाग 11 में, भाग 13 में, भाग 14 में या भाग 15 में, सॉरी 20 में। तो संघ और राज्य के समीन जो सेवाएं होती हैं वो किस भाग में उल्लेखित हैं, तो क्वेश्चन नंबर 12 का देंगे आप सही जवाब। तो आप बताएंगे क्वेश्चन नंबर 12 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर के 14 में। ठीक है स्टूडेंट, केंद्र और राज्य के अधीन जो सेवाएं होती हैं वो भाग 14 में आती हैं। और केंद्र राज्य के बीच संबंधों का जो वर्णन है वो भाग कौन सी में आता है, भाग 11 में आता है। लेकिन हमारे क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर के सी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 आप सभी को आपकी मन पसंदीदा क्वेश्चन स्क्रीन पर आ गया है। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा और इसको सही मिलान कीजिएगा। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। एक तरफ दी है आपको रिट और उस रिट के द्वारा हम क्या करते हैं वही आपको मिलान करना है। बंदी प्रत्यक्षीकरण में क्या किया जाता है, परमादेश पर क्या किया जाता है, प्रतिषेध पर क्या किया जाता है और अधिकार परीक्षा पर क्या किया जाता है। तो आप क्वेश्चन नंबर 13 का मुझे बताइएगा सही जवाब करके। तो आप बताएंगे जो बंदी प्रत्यक्षीकरण होता है इसको बोलते हैं आप सशरीर प्रस्तुत करना। यदि आप किसी को गिरफ्तार कर लेते हैं तो उसको गिरफ्तार करने के समय से और पहुंचाने के समय को निकाल कर तो आप क्या करेंगे, आपको मजिस्ट्रेट के सामने उसको पेश करना होता है, यानी शरीर प्रस्तुत करना होता है। आगे आता है परमादेश। तो परमादेश में क्या कहता है कि हम तुम्हें आदेश देते हैं। क्वेश्चन नंबर आप चलते हैं सी पर। सी का हो जाएगा प्रतिषेध। तो आप बताइएगा प्रतिषेध का क्या हो जाएगा, जल्दी से इसको मिलान कीजिएगा। तो प्रतिषेध का हो जाएगा अधीनस्थ न्यायालय के लेख। अधिकार परीक्षा में कोई भी अधिकारी आप किसी से भी सवाल कर सकते हैं कि आप किस अधिकार से इस पद पर काम कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 का स्टूडेंट जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा 4 3 2 1, यानी कि ऑप्शन नंबर के डी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 आप सभी को दिखाई दे रहा है कि संसदीय शासन में वास्तविक कार्यपालिका की शक्ति निम्न में से किसके पास होती है, राष्ट्रपति के पास होती है, प्रधानमंत्री के पास होती है, संसद के पास होती है, वित्त मंत्री के पास होती है। तो संसदीय शक्ति जो शासन की शक्ति होती है, वास्तविक शक्ति, वो किसके पास में होती है। क्वेश्चन नंबर 14 का दीजिएगा सही जवाब। तो आप बताएंगे ये होती है हमारे प्राइम मिनिस्टर यानी कि प्रधानमंत्री के बाद ऑप्शन नंबर के सी। क्वेश्चन नंबर 15 पर चलेंगे कि निम्नलिखित में से कौन एक संघीय बजट की तैयारी और उसे संसद में पेश करने के लिए उत्तरदायी है। ऑप्शन नंबर 1 है आर्थिक विभाग, आर्थिक कार्य विभाग। ऑप्शन नंबर बी है वित्त सेवा विभाग। ऑप्शन नंबर सी है राजस्व विभाग, या इनमें से कोई नहीं। तो निम्नलिखित में से कौन एक संघीय बजट की तैयारी और उसे संसद में पेश करने के लिए उत्तरदायी है। सवाल का 15 का दीजिएगा सही जवाब। तो आप बताएंगे आर्थिक कार्य विभाग की जिम्मेदारी होती है उसको तैयार करने और संसद में पेश करने की। तो ऑप्शन नंबर के ए हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 आप सभी के सामने आ गया है। उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वाचन से संबंधित मामले की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए, 5 7 10 12। उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वाचन से संबंधित मामले की सुनवाई के लिए न्यायाधीशों की संख्या वो कम से कम कितनी होनी चाहिए। आप क्वेश्चन नंबर 16 का जवाब देंगे तो आप बताएंगे कि मिनिमम 5 जजों की बेंच बैठनी चाहिए। ऑप्शन नंबर के हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 पर चलते हैं कि औरंगजेब के संबंधों में कौन सा कथन असत्य है। औरंगजेब सभी धर्मों को मानता था, इसने गुरु अर्जुन देव को फांसी दिलवाया दिया था, या ऑप्शन नंबर सी है इसने जजिया को पुनः लागू किया, या ये सभी सत्य है। तो औरंगजेब से संबंधित कौन सा कथन असत्य है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का दीजिएगा सही जवाब। तो आप बताएंगे क्वेश्चन नंबर 17 का सही जवाब हो जाएगा गुरु अर्जुन देव को फांसी इसने लगवाई थी। तो इसके गुरु अर्जुन देव को किसने फांसी लगवाई थी। तो आप बताएंगे जहांगीर के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। क्वेश्चन नंबर 18 आप सभी के सामने है कि विजयनगर में आने वाला प्रमुख विदेशी यात्री डोमंगियो पायस किसके शासनकाल में भारत में आया था। स्टूडेंट, अगर आपने
परसों की क्लास देखी होगी, यानी कि सेट नंबर अगर आपने 17 पढ़ा होगा, तो जब मैंने आपको 50 क्वेश्चन करा दिए थे, बाद में मैंने आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट भी पढ़ाए थे वहाँ पर, यानी कि वन लाइनर में। और वहाँ पर मैंने विजयनगर साम्राज्य में चाहे निकोलो पोंटी आया हो, चाहे अब्दुल रज्जाक आया हो, चाहे डोमिंगो पायस आया हो, ये सभी यात्री मैंने आपको बताए थे कि किस किस के समय में ये विजयनगर साम्राज्य में आए थे। अगर वहाँ पे आपने पढ़ा होगा अच्छे से, तो आप ये सारे क्वेश्चन का राइट आंसर दे सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर हो जाएगा, देवराय द्वितीय के दरबार में, कृष्ण देवराय द्वितीय के दरबार में डोमिंगो पायस आया था। ऑप्शन नंबर के डी राइट आंसर हो जाएगा। निकोलो कोंटी जो इटली का राजकुमार था, वो आया था देवराय द्वितीय के द्वार में। अगर आपसे पूछेगा कि अब्दुल रज्जाक जो फारस का यात्री था, वो आया था कृष्ण देव राय के दरबार में, और अच्युत जो राय आया था वो भी कृष्ण देव राय के दरबार में ही आया था। लेकिन हमारे क्वेश्चन का सही जवाब होगा कृष्ण देव राय डोमिंगो पायस। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसलिए आपको लास्ट में भी रुकना चाहिए, क्योंकि मैं आपके लिए वन लाइनर भी लेके आती हूँ लास्ट में। वैदिक सभ्यताओं में आर्यों की प्रशासनिक इकाई को कितने भागों में बांटा गया था? 3 में, 5 में, 6 में, 7 में। तो वैदिक सभ्यता में आर्यों की जो प्रशासनिक इकाई होती थी, उसको कितने भागों में बांटा गया था? तो क्वेश्चन नंबर 19 का दीजिएगा सही जवाब, तो आप बताएंगे 5 भागों में बांटा गया था। ऑप्शन नंबर की भी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन है? हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, राखीगढ़ी है, या कालीबंगन है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का दीजिएगा सही जवाब, तो आप बताएंगे सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कहाँ है? मोहनजोदड़ो, और जो पाकिस्तान के लरकाना जिले में पड़ता है। ऑप्शन नंबर के भी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 आप सभी को दिखाई दे रहा होगा कि ऋग वैदिक कालीन नदियों में सदा नीरा किस नदी का प्राचीन नाम था? झेलम का था, सतलज का था, ब्यास का था, या गंडक का था। तो आप बताएंगे कि ऋग वैदिक कालीन नदियों में सदा नीरा किस नदी को कहा जाता था? तो क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर हो जाएगा, आप बताएंगे सदा नीरा किसको बोलते थे? गंडक नदी को बोलते थे। तो ऑप्शन नंबर के डी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 है कि बुद्ध ने महात्मा बुद्ध के द्वारा सर्वाधिक उपदेश कहाँ पर दिए गए थे? श्रावस्ती में, वैशाली में, कौशाम्बी में, और बताएंगे सारनाथ में। तो क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर के ए, श्रावस्ती में सर्वाधिक उपदेश दिए थे। ऑप्शन नंबर के राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछता है कि उत्तर प्रदेश में जहाँ पर साक्षरता सबसे कम है, तो हो जाएगा श्रावस्ती। और बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए श्रावस्ती में, लेकिन वर्तमान में क्या है, श्रावस्ती की जो साक्षरता रेट है काफ़ी कम है। तो ऑप्शन नंबर के राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ कि किस स्थान पर साइमन विरोधी जुलूस का नेतृत्व करते हुए लाला लाजपत राय पुलिस लाठी चार्ज में घायल हुए थे? यानी कि किस स्थान पर साइमन विरोध का जुलूस का नेतृत्व जब लाला लाजपत राय कर रहे थे, तो पुलिस द्वारा जब लाठी चार्ज किया गया था, तो ये घायल हुए थे। तो कहाँ किस स्थान पर किया गया था विरोध? लाहौर में किया गया था, अमृतसर में, कोलकाता में, या दिल्ली में। तो क्वेश्चन नंबर 23 का देंगे सही जवाब, आप बताएंगे तब यह विरोध कहाँ पर होता? लाहौर में। ऑप्शन नंबर के राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है कि निम्नलिखित में से किसने गांधी इरविन समझौते में महात्मा गांधी के लाभ को सांत्वना पुरस्कार कहा था? आप बताएंगे ऑप्शन नंबर 1 है एलन कैंपबेल जॉनसन, मदन मोहन मालवीय, सरोजनी नायडू, या तेज बहादुर सप्रू। तो क्वेश्चन नंबर 24 का आप देंगे मुझे सही जवाब, जल्दी से इसका जवाब दीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर हो जाएगा कैंपबेल जॉनसन ने यह कहा था, सांत्वना पुरस्कार कहा था। ऑप्शन नंबर के राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 आप सभी की स्क्रीन पर है, जल्दी से पढ़िएगा और इसका आंसर दीजिएगा। अपने अध्यक्षीय संबोधन के समय किसने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत किया था? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, और दादा भाई नौरोजी। अपने अध्यक्षीय संबोधन के समय किसने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत किया था? तो आप बताएंगे क्वेश्चन नंबर 25 का जो राइट आंसर हो जाएगा, आप बताएंगे सुभाष चंद्र बोस ने इसकी वकालत की थी। ऑप्शन नंबर के सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है कि अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के गठन का प्रस्ताव किसने दिया था? ऑप्शन है आगा खां, सलीम मुल्ला खां, सर सैयद अहमद खां, या मोहसिन उल मुल्क। तो आप बताएंगे क्वेश्चन नंबर 26 का जो राइट जवाब हो जाएगा, आप बताएंगे सलीम मुल्ला खां के द्वारा अखिल भारतीय मुस्लिम संगठन के गठन का प्रस्ताव दिया गया था। ऑप्शन नंबर के भी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27 है कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा पौधे कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करते हैं। यह कार्बोहाइड्रेट निम्न में से किससे मिलकर बना होता है? आप बताएंगे कार्बन, हाइड्रोजन, आप बताएंगे कार्बन और ऑक्सीजन, कार्बन और नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, या आप बताएंगे ऑक्सीजन, कार्बन व हाइड्रोजन। तो प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम के द्वारा जो पौधे कार्बोहाइड्रेट का करते हैं, संश्लेषण करते हैं, तो यह कार्बोहाइड्रेट किन किन से मिलकर बना हुआ होता है? तो क्वेश्चन नंबर 27 का देंगे आप सही जवाब। तो आप बताएंगे यह ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बना हुआ होता है। तो ऑप्शन नंबर के डी ये हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि COH से मिलकर बना हुआ होता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन नहीं है? जिब्रेलिन नहीं है, ऑक्सिन नहीं है, एस्पिनेफ्रिन नहीं है, या साइटोकाइनिन नहीं है। तो आप बताएंगे एपिनेफ्रिन नहीं है पादप हार्मोन। जिब्रेलिन होता है, ऑक्सिन होता है, साइटोकाइनिन होता है और एसिटिलीन होता है। तो ये चार जो हार्मोन होते हैं ये पादप हार्मोन होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सी हमारे क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29 आप सभी का फेवरेट क्वेश्चन है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ दिए हैं आपको जिनसे रोग होता है और जिनसे रोग कौन कौन सा रोग होता है वही आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 29 का कीजिएगा सही मिलान। चलिए देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 29 का जो सही जवाब हो जाएगा आप इसको दीजिएगा, क्योंकि इसकी जो नंबरिंग है वो की गई है पीछे। तो आप जवाब दीजिएगा। तो आप बताएंगे हैजा किससे फैलता है? तो हैजा फैलता है बैक्टीरिया से। डेंगू किससे फैलता है? मलेरिया फैलता है, आपको पता है प्रोटोजोआ से फैलता है। आप बताएंगे डेंगू वायरस से हो जाता है और पोब्लो केरेमी से हो जाएगा। तो जो हमारे क्वेश्चन का राइट जवाब बनेगा वो बनेगा 4 2 3 1। तो देखिए 4 4 2 4 1, सॉरी ये नहीं बनेगा, ये बनेगा हमारा 4 1 3 2 बनेगा। तो देखिए 41 32 किस ऑप्शन में दिया है? तो 41 32 किस ऑप्शन में दिया है? ये दिया है ऑप्शन नंबर सी में। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर के सी। इन्होंने क्या है क्वेश्चन आगे पीछे कर दिया क्योंकि एक स्लाइड पे आ नहीं रहा होगा, बट कोई नहीं, आपको क्वेश्चन का आंसर मिल गया। एक बार पीछे जा करके इसको कर लीजिएगा, क्वेश्चन का आंसर आपसे बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है कि निम्न में से कौन सा आनुवांशिक रोग है? यानी कि ऐसा कौन सा रोग है जो आनुवांशिक रोग होता है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है? आप बताएंगे हीमोफीलिया, थैलेसीमिया, सीजोफ्रेनिया, या आप बताएंगे इनमें से सभी। तो कौन सा रोग ऐसा होता है जिसे अनुवांशिक रोग बोलते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 30 का दीजिएगा सही जवाब। तो आप बताएंगे ये तीनों रोग जो होते हैं ये अनुवांशिक रोग होते हैं। ऑप्शन नंबर के डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 आप सभी के सामने है कि निम्नलिखित में से कौन जीव निमेटोडा संघ के अंतर्गत आते हैं, जिसको बोलते हैं हम निमोटोडा संघ भी बोल देते हैं। तो ये किसके अंतर्गत आते हैं? तो आप बताएंगे एस्कोटिस, फिलेरेरिसिस, या पिनबर्ग, या इनमें से सभी। तो निमेटोडा संघ में कौन कौन से आते हैं वही आपको जवाब देना है। तो क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर हो जाएगा ये तीनों क्या है निमेटोडा संघ में आते हैं, निमेटोडा संघ में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर के डी। नाम बहुत अजीब अजीब होते हैं, पहली बार में एक बार में पढ़ नहीं पाते हैं, बट क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर के डी होगा। लार में मुख्यतः कितने प्रकार के पाचक एंजाइम पाए जाते हैं? 2 प्रकार के, 3 प्रकार के, 4 प्रकार के, या 5 प्रकार के? तो क्वेश्चन नंबर 32 का दीजिएगा सही जवाब। तो आप बताएंगे लार में मुख्यतः 2 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, एक हो जाएगा टाइनिन और एक हो जाएगा इमाइलेज। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर के डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे कोशिकीय ईंधन कहा जाता है? यानी कि कोशिका का ईंधन किसे कहा जाता है? माल्टोज को, ग्लूकोज को, सुक्रोज को, या लैक्टोज को? तो क्वेश्चन नंबर 33 का दीजिएगा सही जवाब। तो आप बताएंगे कोशिका ईंधन किसको बोला जाता है? ग्लूकोज को। ऑप्शन नंबर के भी राइट आंसर हो जाएगा। और ब्लड शुगर में भी ग्लूकोज शुगर पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 34 है कि अधिकांश कीट श्वसन करते हैं त्वचा से, बात के तंत्र से, फेफड़ों से, या किलोम से? जो कीट होते हैं वे श्वसन कैसे करते हैं, किस चीज़ से करते हैं? क्वेश्चन नंबर 34 का दीजिएगा सही जवाब। आप बताएंगे बात कैसे क्या है, बात के जो तंत्र होता है उससे क्या है अपने कीट जो है श्वसन करते हैं। ऑप्शन नंबर के भी राइट आंसर हो जाएगा, बातक तंत्र।
क्वेश्चन नंबर 35 है कि साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम होता है। स्टूडेंट, जब आप छोटे होंगे तो क्या होता है, जब आप साबुन से खेलते हैं तो उसमें पता होगा कि चमकदार चमकदार रंग के बुलबुले दिखाई देते हैं। तो वो परिघटना किस कारण से होती है, तो आप सही जवाब दीजिएगा ऑप्शन पढ़ के। ऑप्शन नंबर ए है परावर्तन और व्यतिकरण के द्वारा, परावर्तन अपवर्तन और व्यतिकरण के द्वारा, ध्रुवीकरण और व्यतिकरण के द्वारा, परावर्तन व अपवर्तन के द्वारा। तो साबुन के पतले झागों में जो चमकदार रंग उत्पन्न होते हैं वह परिघटना किसके परिणाम के द्वारा होती है, तो क्वेश्चन नंबर 35 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर के ए, परावर्तन और व्यतिकरण के द्वारा हो जाती है। और व्यतिकरण का मतलब होता है स्कैटरिंग, स्कैटरिंग का मतलब होता है कि कलरफुल रंगों का दिखना। लेकिन जब परावर्तन होता है, परावर्तन और स्कैटरिंग होती है, जिसके कारण क्या साबुन के पतले जो झाग होते हैं वो रंग बिरंगे चमकदार दिखाई देते हैं। ऑप्शन नंबर के राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 36 आप सभी के सामने है कि तंतु प्रकाशिकीय संचार से संकेत किस रूप में प्रभावित होते हैं। सूक्ष्म तरंगे, विद्युत तरंगे, रेडियो तरंगे या प्रकाश तरंगे। जो तंतु प्रकाशीय संचार के संकेत किस रूप में प्रभावित होते हैं यानी कि फ्लो करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 36 का दीजिएगा सही आंसर। तो आप बताएंगे प्रकाशीय तरंगों के रूप में क्या है, अपने आप को ये एक दूसरे की तरफ क्या है परिवहन करते हैं। ऑप्शन नंबर के डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है कि यदि एक लोलक को भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर ले जाया जाए तो उसका आवर्तकाल ध्रुव पर क्या होगा, अधिकतम होगा, न्यूनतम होगा, अपरिवर्तित रहेगा या ए प्लस बी दोनों। तो क्वेश्चन नंबर 37 का जो राइट आंसर है स्टूडेंट आप बताएंगे ए व बी दोनों, यानी अधिकतम भी होगा और न्यूनतम भी होगा। ऑप्शन नंबर के डी राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर ये नहीं होगा, गलत है। ध्रुवों भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर ले जाने पर जो आवर्तकाल है वो न्यूनतम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर के बी, क्योंकि आपको पता होगा जब भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जाएंगे तो वहाँ पे ठंड बढ़ जाती है। जैसे आपने देखा होगा ठंडी के समय में जो हमारा आवर्तकाल होता है उसका जो है घट जाता है टाइम पीरियड, और जो गर्मी बढ़ती है तो लोलक की जो है लंबाई बढ़ जाती है, तो उससे क्या आवर्तकाल बढ़ जाता है। और ध्रुवों की तरफ जाएंगे तो लोलक की लंबाई घट जाएगी, जिससे आवर्तकाल क्या है न्यूनतम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर के बी राइट आंसर। थोड़ी कन्फ्यूजन हो गया था बट सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 38 है कि साबुन के बुलबुले के अंदर का जो दाब होता है वो वायुमंडलीय दाब से कैसा होता है, अधिकतम होता है, कम होता है, आधा होता है या बराबर होता है। तो आप बताएंगे जब साबुन के बुलबुले जो बुलबुला बन जाता है तो उसके अंदर का जो वायुमंडलीय दाब है वो कैसा होता है, तो क्वेश्चन नंबर 38 का दीजिएगा सही जवाब। तो आप बताएंगे अधिक होता है, उसका वायुमंडल का उसके अंदर का वायुमंडलीय दाब अधिक होता है और बाहर का क्यों है उससे कम होता है, तभी तो वो बुलबुला बना रहता है। जैसे भी दोनों बराबर होते हैं तो क्या होता है फूट जाता है बुग्गा वो बुलबुला बना हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 38 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर के ए। क्वेश्चन नंबर 39 है कि जब एक वस्तु एक समान वृत्तीय वेग से त्वरित होती है तो निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तित होता है। द्रव्यमान परिवर्तित होता है, संवेग परिवर्तित होता है, गति परिवर्तित होती है, दिशा परिवर्तित होती है। तो कौन सा परिवर्तित होता है वही आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 39 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप बताएंगे दिशा जो है परिवर्तित रहती है। तो ऑप्शन नंबर के डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 40 है कि किस अक्रिय गैस को छोड़कर सभी उत्कृष्ट गैसों के परमाणु के अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। हीलियम, आर्गन, रेडोन और जीनोन। तो आप बताएंगे हीलियम के अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, इसको छोड़कर बाकी सभी बची जो वे होती हैं उत्कृष्ट गैसें जिनको हम बोलते हैं अक्रिय गैसें, तो इनमें क्या है 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यही हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 41 आप सभी के सामने है कि अम्ल धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके निम्न में से कौन सी गैस का निर्माण करते हैं। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन। तो क्वेश्चन नंबर 41 का राइट आंसर हो जाएगा धातु जो अम्ल होते हैं वो धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण करते हैं। ऑप्शन नंबर के सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 42 है कि निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है। सोडियम को, पोटेशियम को, कोबाल्ट को या ए और बी दोनों को। तो क्वेश्चन नंबर 42 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर के डी। ये हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सोडियम और पोटेशियम।
तो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर है डी। स्टूडेंट, जब आप छोटे होंगे, अगर आपके पास पीसीएम ग्रुप होगा इंटर और ट्वेल्थ में, तो आपके स्कूल में क्या है, सोडियम का आपको टेस्टिंग कराया गया होगा। तो हमारे स्कूल में तब करवाया गया था और मैंने किया था। तो हमने क्या किया था, सोडियम जो होती थी वो उसके तेल में, मिट्टी के तेल में, जिसको केरोसिन बोलते हैं, उसमें डूबी होती थी। तो हमने उसको चाकू से काट कर उसको डाल दिया पानी के अंदर। तो पानी में क्या है, आपको पता होगा, जैसे ही सोडियम हवा के संपर्क में, पानी के संपर्क में आती है तो ये फट जाती है। तो ऐसे जैसे कि आप दीपावली पे पटाखे पटकाते हैं ना, उस प्रकार से काफ़ी ज़ोर से वहाँ पे क्या है, विस्फोट होता है। तो ये हमने प्रैक्टिकल अपनी 12th क्लास में किया था। तो इसलिए मुझे बहुत अच्छे से याद है सोडियम के बारे में। मुझे हल्का हल्का पीले कलर की होती है। और पता है, हमारे स्कूल के बच्चे तो ऐसे थे, कुछ बच्चे पन्नी में जो ना, उसको पन्नी में छुपा के चुरा के ले गए थे अपने घर। तो अपने घर जा जाके सब बच्चे, पता क्या है, परीक्षण करे थे। मैं भी चुरा के लेके आई थी, लेकिन मैं इसको पॉलीथीन के अंदर लेके आई थी, क्योंकि हमारे सर ने बताया था अगर ये हवा के संपर्क में आ गई ना तो तुम्हारे हाथ पे ही फट जाएगी। तो हमको ये भी डर था कि कभी मतलब हमारे उस टाइम हम जाड़े चले थे तो हम कोट पहन के जाते थे। तो मैंने यह परीक्षण घर पे लाके भी किया था। तो मैंने चोरी की थी, लेकिन आप मत करना क्योंकि ये बहुत रिक्सी है। तो क्वेश्चन नंबर डी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। मैंने अपने स्कूल की बात आप सभी के साथ शेयर कर दी। तो क्वेश्चन नंबर 43 है कि निम्न में से हाइड्रोजन का रेडियो सक्रिय समस्थानिक तत्व है। यानी कि हाइड्रोजन का जो रेडियो सक्रिय समस्थानिक क्या होता है, आपको पता होगा हाइड्रोजन के 3 गैस के समस्थानिक होते हैं। तो कौन सा होता है, प्रोटियम होता है, ड्यूटेरियम होता है, ट्रिटियम होता है, या ये सभी। तो आप बताएंगे क्वेश्चन नंबर 43 का जो स्टूडेंट राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर के सी, जो ट्रिटियम होता है 1H1 1H1 1H2 और 1H3, ये 3 क्या है, इसके समस्थानिक होते हैं। जो 1H3 होता है इसको ट्रिटियम बोलते हैं, और ये क्या है, रेडियो सक्रिय समस्थानिक होता है। और 1H2 होता है इसको ड्यूटेरियम बोलते हैं। इसको आपको पता होगा, इसको हम भारी जल भी बोल देते हैं, और जिसको हम D2O भी लिखते हैं, जिसका परमाणु भार कितना होता है, 18 होता है। सॉरी 18 नहीं, 20 होता है। इसका परमाणु भार कितना होता है, 20। परमाणु भार कितना होता है, 20। हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर के सी, ट्रिटियम। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ। एसिटिलीन का रासायनिक सूत्र है। तो क्वेश्चन नंबर 44 का जो राइट आंसर होगा बताइएगा, C2H4, C2H6, CH4 या C2H2। तो एसिटिलीन का जो रासायनिक फॉर्मूला है क्वेश्चन नंबर 44 का दीजिएगा सही जवाब। तो आप बताएंगे C2H2 होता है। ऑप्शन नंबर के डी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 45 है कि ब्लैक गांधी निम्न में से किसका उपनाम था, महात्मा गांधी का, जमनालाल बजाज का, जगजीवन राम का, या मार्टिन लूथर किंग का। तो ब्लैक गांधी किसका उपनाम था, क्वेश्चन नंबर 45 का दीजिएगा सही जवाब। तो मार्टिन लूथर किंग का क्या है, ब्लैक गांधी भी उनको कहा जाता था। ऑप्शन नंबर के डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 है, 46 कि ऑस्कर के लिए नामित प्रथम भारतीय फिल्म कौन सी थी, मदर इंडिया, सलाम बॉम्बे, लगान या पहेली। तो क्वेश्चन नंबर 46 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा मदर इंडिया। ऑस्कर के लिए नामित होने वाली पहली फिल्म थी, लेकिन ये इसको ऑस्कर नहीं मिला था, लेकिन नामित हुई थी। तो ऑप्शन नंबर के ए राइट आंसर मदर इंडिया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 47 है कि विश्व शिक्षक दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, 5 सितंबर को, 5 अक्टूबर को, 14 सितंबर को या 14 नवंबर को। तो विश्व शिक्षक यानी कि वर्ल्ड टीचर डे आपसे पूछ रहा है, तो आप बताएंगे 5 अक्टूबर को वर्ल्ड टीचर डे बनाया जाता है। ऑप्शन नंबर के बी राइट आंसर। अगर आपसे पूछेगा कि नेशनल टीचर डे कब बनाया जाता है, तो आप बताएंगे 5 सितंबर को। तो दोनों 5 तारीख को ही होते हैं, लेकिन ये सितंबर में होता है, ये अक्टूबर में होता है। तो आप दोनों को आसपास करके याद कर सकते हैं। और 14 नवंबर को आपको पता है कि बाल दिवस मनाया जाता है, लेकिन 14 नवंबर के दिन विश्व मधुमेह दिवस भी मनाया जाता है। डायबिटीज डे भी 14 नवंबर को ही बनाते हैं। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ। मंडप और रथ किस शैली के मंदिरों की विशेषताएं हैं, यानी कि मंडप और रथ किस शैली के मंदिरों की विशेषताएं हैं आपको बताना है। महेंद्र बर्मन शैली, माल्लम शैली, राजसिंह शैली या नंदी बर्मन शैली। तो मंडप और रथ किस शैली के मंदिरों की विशेषता है, क्वेश्चन नंबर 48 का दीजिएगा जवाब। तो आप बताएंगे मामल्ला जो शैली होती है, इसको क्या है, इसमें मंडप और रथ है विशेष प्रकार से बनाए जाते हैं, और इसी शैली के मंदिर में मंडप और रथ भी पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर की भी राइट आंसर हो जाएगा। और ये इस प्रकार के मंदिर कहाँ पर पाए जाएंगे, आप बताएंगे साउथ इंडिया में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। क्वेश्चन नंबर 49 जो आज की हमारी सीरीज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है कि निफक आंदोलन के प्रणेता कौन से थे। तो स्टूडेंट बताएंगे चैतन्य, ज्ञानेश्वर,
दादू दयाल या नामदेव। तो क्वेश्चन नंबर 49 का राइट आंसर हो जाएगा दादू दयाल क्या है, निफक आंदोलन के प्रणेता थे। ऑप्शन नंबर के सी राइट आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन हमारी एडुटेरा की जो फर्स्ट सीरीज का पहला क्वेश्चन, पहला टेस्ट सीरीज थी, उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ था। और आज की 19वीं क्रम के टेस्ट पेपर में रिपीट हुआ है सवाल। क्वेश्चन नंबर 50 आज का लास्ट क्वेश्चन कि खेल ही जीवन है का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? जी स्टेनली ने, जॉन डेवी ने, बोनसेलर ने या मैक डेगाल ने। तो खेल ही जीवन है, तो आप बताएंगे क्वेश्चन नंबर 50 का स्टूडेंट जो राइट आंसर हो जाएगा, आप बताएंगे जॉन डेवी ने यह सिद्धांत या प्रिंसिपल प्रस्तुत किया था कि खेल ही जीवन है। तो क्वेश्चन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। तो ये हो गया आपके हमारे टॉप 50 क्वेश्चन। आपने टॉप 50 क्वेश्चन में से कितना स्कोर किया ये आप सभी को मालूम चल गया होगा। लास्ट में मैं अभी आपको PDF देने वाली हूँ, तो आपको क्वेश्चन के आंसर वहाँ पर मिलेंगे। चलिए कुछ मैंने आपके लिए वन लाइनर भी रखे हैं, तो वन लाइनर को पढ़िएगा, अच्छे से जवाब भी देने की कोशिश कीजिएगा। मैंने कर दिया इसको जूम, अच्छे से उसको पढ़ना है और आपको इसके आंसर भी करने हैं। तो चलिए आपके सामने आ गया है कि सम्राट अकबर का जो राज्याभिषेक हुआ था वो 14 फरवरी 1556 को कालानूर के किले में हुआ था। जो अकबर का संरक्षक था उसको बैरम खां बोलते थे। तीसरा पॉइंट है कि 5 नवंबर 1956 को अकबर और हेमू के बीच पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई थी, जिसमें अकबर की विजय हुई थी। और आपको पता होगा पानीपत का प्रथम युद्ध अकबर बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था। कब हुआ था? 1526 में। ये मैंने आपको कल की जब लास्ट में मैंने आपको पॉइंट बताए थे तो कल मैंने आपको बताए थे। चलिए पॉइंट नंबर 4 है कि 18 जून 1576 ईस्वी में अकबर एवं महाराणा प्रताप के बीच हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, जिसमें अकबर की विजय हुई थी। अगला पॉइंट है हल्दी घाटी युद्ध में मुगल सेना का जो नेतृत्व है वो मान सिंह ने किया था। अगला पॉइंट है कि अकबर ने जैन धर्म के विद्वान हरि विजय सूरी को जगत गुरु की उपाधि भी दी थी। तो ये कुछ पॉइंट थे अकबर से संबंधित, कुछ आगे भी हैं, चलिए उनको भी देख लेते हैं। आगे आते हैं। आगे आप देख पा रहे होंगे कि जब्ती प्रणाली की शुरुआत भी अकबर के शासनकाल में हुई थी। अगला पॉइंट है कि मुगल काल में देहसाला बंदोबस्त की शुरुआत भी टोडरमल ने अकबर के टाइम पीरियड में ही की थी। और टोडरमल का संबंध उत्तर प्रदेश के किस जिले से है? तो आप बताएंगे ये सीतापुर से निवासी थे। तो कभी कभी यूपी स्पेशल में आपसे पूछ लेता है कि अकबर के नवरत्नों में शामिल टोडरमल उत्तर प्रदेश के किस जिले से संबंधित थे? तो आपको याद रखना सीतापुर से थे। दीन ए इलाही धर्म स्वीकार करने वाला प्रथम एवं अंतिम हिंदू शाखा शासक कौन सा था? बीरबल था। और बीरबल को उन्होंने कविराज की उपाधि भी दी थी अकबर ने। क्वेश्चन नंबर अगला पॉइंट है कि अकबर के समय में दशवंत, बसावन और अब्दुल समद क्या है? प्रसिद्ध चित्रकार थे। तो ये भी क्वेश्चन बहुत बार आपसे पूछा गया है एग्जाम में। तो ये थी कुछ हमारी इन्फॉर्मेशन। चलिए कुछ इन्फॉर्मेशन नेक्स्ट पेज पर और है, इसको भी पढ़ लीजिएगा क्योंकि आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनते जरूर हैं, इसलिए मैंने इनको कटिंग करके रखा है। इनमें तानसेन को इसने मतलब कि अकबर ने तानसेन को कंठभरण वाणी विलास की उपाधि भी दी थी। अगला है कि इसने अनुवाद विभाग की स्थापना करवाई थी, इसलिए अकबर के टाइम पीरियड को मुगल सत्ता का साहित्य का साहित्य का क्या है? इसको मुगल स्वर्णकाल भी बोला जाता है। तो साहित्य का स्वर्णकाल बोला जाता है अकबर के टाइम पीरियड को। जहांगीर के टाइम पीरियड को आपको पता होगा चित्रकला का क्या स्वर्णकाल बोला जाता है। और शाहजहाँ के जो काल है, शाहजहाँ का जो टाइम पीरियड था उसको क्या है? स्थापत्य का स्वर्णकाल भी कहा जाता है। तो तीनों क्वेश्चन आपको ऐसे याद रखने हैं। चलिए क्वेश्चन अगला पॉइंट है कि अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था, जो पड़ता है फतेहपुर सीकरी में। अगला पॉइंट है यह नगाड़ा बजाने में निपुण था, यानी कि जो अकबर था ये नगाड़ा बजाता था। अगला पॉइंट है कि इसके दरबार में नवरत्न रहते थे, ये मैंने आपसे डिस्कस कर दिया है। अगला पॉइंट है इसके शासन प्रणाली की प्रमुख विशेषता मनसबदारी प्रथा थी। अगला पॉइंट है इसके शासनकाल में आगरा का लाल किला, बुलंद दरवाजा, पंचमहल, दीवाने खास और इलाहाबाद का किला एवं लाहौर का किले का निर्माण किया गया था। तो चलिए ये पॉइंट इसके संबंधित हो गए। नेक्स्ट देखते हैं और क्या है। एक और पॉइंट है कि इसने अब्दुल समद को सीरी कलम व मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को जड़ी कलम की उपाधि भी दी थी। तो ये भी पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इन सभी पॉइंटों को आप एक एक करके पढ़ लीजिएगा, आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चाहे तो आप इसका क्या है स्क्रीनशॉट भी निकाल सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। तो कुछ अकबर के द्वारा स्थापित स्थापत्य कहलाया कि किसने कब कब किस किस चीज़ को मतलब शुरू किया था। तो दास प्रथा का अंत इनने 1562 में किया था।
तीर्थ कर की समाप्ति 1563 में की थी। जजिया कर की समाप्ति इन्हें 1564 में की थी। फतेहपुर सीकरी की स्थापना 1571 में की थी। इबादत खाने की स्थापना 1575 में की थी। मजहर की घोषणा इसने 1579 में की थी। और दीन इलाही धर्म की जो स्थापना थी इन्हें 1582 में की थी। और इलाही संबत को इसने 1583 में चलाया था। तो ये अकबर द्वारा किए गए कुछ महत्वपूर्ण कार्य थे जो इसने किए थे, और ये एकदम सीक्वेंस से हैं और कभी कभी इनका सीक्वेंस लगाने के लिए आ जाता है। तो ये पेज भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वरना तो आपने ये पढ़ लिया है। आगे आपके लिए है आंसर की, शायद आंसर की नहीं लगी है, कोई बात नहीं। तो ये थे आपके टॉप 50 क्वेश्चन। आपने कितना पढ़ा, कितना किया, यहाँ आप सभी देख सकते हैं कि आप जो दिन भर अपनी सेल्फ स्टडी करते हैं, कहीं ऑनलाइन पढ़ते हैं, कहीं ऑफलाइन पढ़ते हैं, यूट्यूब पे आप भी पढ़ते होंगे, तो आप पूरे दिन में कितना पढ़ते हैं ये आपका रिजल्ट आपको बता देता है। क्योंकि टॉप 50 क्वेश्चन ऑल ओवर सेक्शन से ये आपके शामिल किए जाते हैं। आपने कितना सीखा, कितना पढ़ा और कितने क्वेश्चन आप बना कर ले जा रहे हैं, ये आप सभी अपने बारे में जान पा रहे होंगे। तो आप सभी का रिजल्ट तक परिवार पर जुड़ने पर बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप सभी की दोस्त अभिलाषा राजपूत आप सभी से विदा लेती हूँ। मिलती हूँ कल इसी जोश, इसी जुनून के साथ, आपके लिए और भी अच्छे क्वेश्चन के साथ, और भी अच्छे कंटेंट के साथ। तो चलिए, आप सभी का यहाँ पर इस परिवार से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।